नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना लक्ष्य से विचलित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। चीन ने मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग पूरी की और किसानों को रियायती मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और अब खबरें विस्तार से। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। वर्ष 2021 के अध्यादेश द्वारा कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग किया गया है और उनके कार्यों जैसे कि अपीलों पर किए गए निर्णय को अन्य विद्यमान न्यायिक निकायों को स्थानांतरित किया गया है। वर्ष 2017 में वित्त अधिनियम के माध्यम से कार्यात्मक समानता वाले अधिकरणों को समाप्त या विलय करके उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई थी। ये अन्य अधिकरण में नियुक्ति के लिए एक खोज सह चयन समिति के गठन की शर्तें भी निर्धारित करता है। आइए अब आपको बताते हैं इस अध्यादेश से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। इस अध्यादेश के जरिए अधिकरणों को समाप्त करने से पहले कोई न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन यानी जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया था। अध्यादेश के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए अधिकरण के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष और अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। मद्रास बार एसोसिएशन वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये पर्यवेक्षण किया था कि अधिकरणों को उन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करने के लिए योग्य या सक्षम हैं या जिनकी स्वतंत्रता संदिग्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरणों के लिए अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए और ये तय करने के लिए निर्देश जारी किए थे कि वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। आपको बता दें कि अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत उल्लिखित अर्ध न्यायिक निकाय हैं। अधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा। ये अध्यादेश कार्यकाल में भी संशोधन करता है। इसके अनुसार अधिकरण का अध्यक्ष 4 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो तब तक पद पर बना रहेगा। अधिकरण के अन्य सदस्य 4 वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा विधेयक में उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति जिसने 50 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो अधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगली खबर पीएलआई योजना से संबंधित है। वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना लक्ष्य से विचलित हो सकती है। हाल ही में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए निवल वृद्धिशील बिक्री पर 4 वर्ष की अवधि के लिए 1 से 4% तक के प्रोत्साहन की पेशकश की है। हालांकि कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए कुछ स्थानीयकरण मानदंडों को पूर्ण करना होगा। हाल ही में योजना के लिए आवेदन करने वाली 19 कंपनियों ने घोषणा की है कि निर्यात, उत्पादन, रोजगार और वृद्धिशील निवेश के लिए उनके अनुमान वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। इस योजना के तहत कई मुद्दे हैं, जैसे कि दिए जाने वाले प्रोत्साहन लेन देन के नुकसान को शामिल नहीं करते हैं। यात्रा प्रतिबंध, पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति में देरी और कंटेनरों की वैश्विक कमी को ध्यान में नहीं रखा गया है। चीन के महामारी से शीघ्र उभरने से भी अन्य कंपनियों के लिए कल पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति बाधित हुई है। निर्यात को प्रोत्साहित करने से संबंधित पीएलआई योजना के लिए स्थानीयकरण मानदंडों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों से अलग होने की वजह से चुनौती दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चिप्स की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। इसके अलावा गैर प्रतिस्पर्धी निर्यात अवसंरचना भी एक बाधा है।
संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। ये पहल वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। ये सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता सृजित करने और ऐसे परिवर्तन करने के लिए है जिससे सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी। इसके लिए ये विश्व भर के लोगों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निगमों को एक साथ लाता है। इस पहल के उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति सीमा और क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतिगत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना। आपको बता दें कि निम्न गति वाली सड़कें शहरों को सुरक्षित, स्वस्थ, हरित और निवास के योग्य बनाती हैं। सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक की वैश्विक योजना 2021 से 2030 के शुभारंभ की दिशा में प्रयास करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अगस्त 2020 में अपनाया गया था। इसमें सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को वर्ष 2030 तक कम से कम 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए अब भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वैश्विक मौतों में 11% भारत में होती हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक है, जबकि भारत में विश्व के केवल 1% वाहन है और इसका कारण है तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़कें, वाहनों में अपर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं आदि। आइए अब जानते हैं इस संदर्भ में किए गए उपायों के बारे में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति ये कई नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार करती है, जैसे जागरूकता सृजित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करना और सुरक्षा कानूनों को लागू करना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों यानी गुड समैरिटन्स के उत्पीड़न रोकने के लिए गुड समैरिटन्स दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जनवरी 2021 में जागरूकता सृजित करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आरंभ किया गया। चीन ने मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग पूरी की। एक मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया है। इसी के साथ चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। ज़ुरोंग रोवर तियानवेन-1 मिशन का भाग है। ये एक विशाल मैदानी सतह पर उतारा गया है जिसे यूटोपिया प्लेनेटिया के नाम से जाना जाता है। ये जेज़ेरो क्रेटर से 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। आपको बता दें कि इस क्रेटर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के परसिवरेंस रोवर ने लैंड किया था। सौर पैनलों द्वारा संचालित ज़ुरोंग रोवर ग्रह की सतह और उपसतह की जांच करेगा। ये मृदा की संरचना का इन सिटू रासायनिक विश्लेषण भी संपन्न करेगा। आइए अब आपको बताते हैं मंगल ग्रह के महत्व के बारे में। मंगल पर जीवन की संभावना अधिक है। पृथ्वी पर जीवन का विकास 3.8 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 4 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह पर भी स्थितियां पृथ्वी के समान ही थी। मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य पहुंच सकता है या लंबे समय तक निवास कर सकता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के निकट के ग्रह शुक्र और बुध का तापमान अत्यधिक गर्म होता है। बृहस्पति से आरंभ होने वाले बाह्य सौर मंडल के सभी ग्रह गैस से बने हुए हैं और बहुत ही शीतल हैं। वर्ष 2013 में भारत ने अपने प्रथम अंतर्ग्रही मिशन के रूप में मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल के वातावरण का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना था। किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार उर्वरक उत्पादकों या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करवा रही है। इनमें यूरिया, फॉस्फेटिक और डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फॉस्फेट सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक के 22 ग्रेड उर्वरक शामिल हैं। किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर उपलब्ध कराया जा रहा है। खेत पर पहुँचाए गए उर्वरक के मूल्य और किसान द्वारा भुगतान किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा उर्वरक निर्माताओं या आयातकों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी लागू कर रही है। NBS के तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक रूप से आधारित सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। ये उनकी पोषक सामग्री के आधार पर प्रदान की जाती है। मार्च 2018 से प्रत्यक्ष
लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली आरंभ की गई है। इसमें खुदरा व्यापारियों द्वारा कृषकों को वास्तविक बिक्री के बाद ही कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास उर्वरक विभाग के ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल से जुड़ी एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। वर्ष 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक होने का अनुमान है। आइए अब जानते हैं उर्वरक सब्सिडी से जुड़े मुद्दों के बारे में। यूरिया की कीमत नियंत्रण मुक्त नहीं होने की वजह से ये सस्ता होता है, इसलिए किसान अत्यधिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मृदा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एनबीएस योजना कम प्रभावी है क्योंकि इसमें यूरिया शामिल नहीं है। इसके अलावा इनकार नहीं करने की नीति यानी नो डिनायल पॉलिसी के तहत गैर किसानों सहित कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में उर्वरक खरीद कर सकता है। ये लाभार्थियों के अलावा जो वास्तविक या योग्य किसान नहीं भी हैं, उनको भी थोक में उर्वरक खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की स्थापना प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों और कार्यों के कार्यान्वयन एवं प्रभावी समन्वय के लिए की गई थी। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। एनसीएमसी आवश्यकता के अनुरूप संकट प्रबंधन समूह यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्देश देती है। इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाती है तथा सभी संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ ही संबंधित संगठनों के सचिव भी इस समिति के सदस्य होते हैं। सक्रिय औषध सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs। ऐसी सूचना मिली है कि भारत ने चीन से उन APIs की कीमतों को स्थिर करने का आग्रह किया है जिनका उपयोग कोविड-19 से संबंधित दवाएं बनाने में किया जाता है। APIs या बल्क ड्रग एक दवा उत्पाद का जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है जिसकी दवा बनाने के लिए आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत API आयात के लिए लगभग 70% चीन पर निर्भर है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने कई पहलें की हैं, जैसे राज्यों के साथ साझेदारी में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्कों का विकास, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बल्क ड्रग निर्माताओं के लिए आवश्यक हरित प्रभाव आकलन में छूट आदि। मिशन कोविड सुरक्षा। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा स्वदेशी, किफायती और देश के लिए सुलभ टीकों के विकास को सक्षम करने के लिए की गई थी। ये मिशन पूर्व नैदानिक विकास से लेकर विनिर्माण और उपलब्ध कराने के लिए विनियामक सुविधा तथा एंड टू एंड फोकस द्वारा सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को त्वरित उत्पाद विकास की दिशा में शामिल करेगा। मिशन के तहत कोवैक्सीन के स्वदेशी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने टीके के निर्माताओं को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्र ने ग्रामीण, परिनगरीय और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना को त्रिस्तरीय संरचना के अनुरूप संरेखित किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं कोविड केयर सेंटर, ये हल्के या बिना लक्षणों वाले मामलों का प्रबंधन करने के लिए हैं, और दूसरे हैं समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र, ये मध्यम श्रेणी के मामलों के प्रबंधन के लिए हैं, और तीसरे स्तर पर है समर्पित कोविड अस्पताल यानी DCH डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ये गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए हैं। ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ टेली परामर्श द्वारा लक्षणात्मक मामलों यानी सिम्टोमेटिक केसेस को प्राथमिकता के अनुसार अलग किया जा सकता है। इसके अलावा सहव्याधि यानी कोमोर्बिडिटी या कम ऑक्सीजन संतृप्ति वाले मामलों को उच्च केंद्रों में भेजा जाना चाहिए। कोविड मामलों की पुष्टि वाले परिवारों को ऋण पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। जियोलाइट्स। भारत सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों में उपयोग के लिए विश्व भर से जियोलाइट आयात करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस संदर्भ में एयर इंडिया ने अपनी पहली जियोलाइट कार्गो उड़ानें आरंभ की हैं। जियोलाइट्स क्रिस्टलीय एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं जिनमें जालकों और चैनल की आवधिक व्यवस्था होती है। कई अलग अलग जियोलाइट संरचनाओं का वर्णन होने की वजह से उनके छिद्रों के आयामों, चैनल सिस्टम, आयामी स्वरूप और बनावट के संबंध में व्यापक विविधताएं होती हैं। जियोलाइट्स को व्यापक रूप से अवशोषक, डिटर्जेंट में आयन एक्सचेंजर्स या औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में और तेल शोधन या पेट्रोकेमिस्ट्री और रसायनों और हल्के रसायनों जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है।
नेमिशा 2021 ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा 1 महीने तक चलने वाला ऑनलाइन समर आर्ट प्रोग्राम है। ये कला के निर्माण और उससे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऑनलाइन इंटरैक्टिव कार्यक्रमों को डिजाइन करने और वितरित करने के पीछे का विचार बच्चों और वास्तव में सभी इच्छुक वयस्कों को एक रचनात्मक आउटलेट प्रदान करना है। नेमिशा 2021 कार्यशालाओं को पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट बनाने और वीडियोग्राफी एवं कठपुतली तथा अन्य संबंधित कलाओं पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ। और इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।